हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी लेट्स क्रैक कॉम्प्रीहेंशन 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज में हम देखेंगे कि यूपीएससी सीसैट के सेकेंड पेपर में किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन को हमें कॉम्प्रीहेंड करने की आवश्यकता होती है और कैसे हम अपने अंकों में या कहें कि 25 क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि होता यही कि सीसैट के पेपर में बच्चे अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक कॉम्प्रीहेंशन 2.0 सीरीज है, जिसका डे 1 है। हमने कोशिश ये की है कि हम आपको जो कॉम्प्रीहेंशन है इसे कवर कराने के लिए हम आपको बैक ईयर के क्वेश्चंस को ही फ्रेम में रखें। कारण ये है कि यूपीएससी जिस तरीके के कॉम्प्रीहेंशन देती है और जिस तरीके के कॉम्प्रीहेंशन को आपसे कॉम्प्रीहेंड कराने की कोशिश करती है, अगर आपको वो पता चल जाएगा और आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी तो यूपीएससी का आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे से उस कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। हालांकि आपको ये पता है अच्छे तरीके से कि यूपीएससी अपने कॉम्प्रीहेंशन को कभी रिपीट नहीं करती, लेकिन यूपीएससी कुछ ऐसे फॉर्मूलों को फॉलो करती है जो कि आपके कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी सार्थक और सहज बना देंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम आपको कॉम्प्रीहेंशन बताएंगे और बताएंगे कि कॉम्प्रीहेंशन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार के यूपीएससी 2020 में 25 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे और आपको अगर ये समझ में आ जाए कि 25 कॉम्प्रीहेंशन आपको करना आ जाए और इसमें मान लीजिए 5 भी अगर आपके गलत हो गए और केवल 20 बचे, तो 20 में आपके लगभग 2 और चले जाएंगे, तो 18 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और आपको जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं वो आप मैथ और रीजनिंग दोनों में मिला के कर लेंगे, तो लगभग आपके 10 प्लस हो ही जाएंगे। तो हमारा कंडीशन यही है, हम आपको अभी कॉम्प्रीहेंशन करा रहे, मैथ भी हम आपको करा रहे और साथ ही हमने आपको रीजनिंग भी कराना है। ठीक है, तो सीसैट का पेपर भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल डरना नहीं है। आपको ये 60 डेज हमारे साथ में रहना है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्रीहेंशन होंगे, जैसे डे 1 है तो आज हम 2020 के पूरे कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। ठीक है, डे 2 में हम 2019 के, डे 3 में हम 2018 के, डे 4 में 2017 के, डे 5 में हम 2016 के, डे 6 में 2015 के और बाकी आपको पता है डे 7 में आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, क्योंकि 2014 से ही सीसैट को ऐड किया गया। उससे पहले के कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है। समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो हम कॉम्प्रीहेंशन की ये क्लास शुरू करें, इससे पहले कॉम्प्रीहेंशन करने के जो कुछ बेसिक रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऑलरेडी हमने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर न जुड़े हों वो नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम लेट्स क्रैक से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी टेलीग्राम पे शेयर की जाती हैं और साथ ही लगभग आपको 51 एमसीक्यू जो डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं वो भी वहाँ पे शेयर होते हैं। साथ ही आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, श्री आईएएस एकेडमी और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की और ये कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन कैसा है, किसी से भी आप पूछेंगे, नॉर्मल सी बात है, इस समय जितने भी लोग कॉम्प्रीहेंशन को आपको कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका बताएंगे, सबका एक ही तरीका है, नॉर्मल। आप जितने इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं वो ठीक है। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। बट मेरा जो फार्मूला है कॉम्प्रीहेंशन का वो ये है कि आप पैसेज को मत पढ़ें, आप क्वेश्चन को सबसे पहले देखें, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन के बेस पर आप पैसेज को पढ़ें। लोग कहते हैं पहले पैसेज फिर कॉम्प्रीहेंशन, मैं कहता हूं पहले क्वेश्चन फिर पैसेज। ठीक है, एक तो ये। तीसरी जो खास बात है वो क्या है, वो खास बात ये है कि जो कॉम्प्रीहेंशन में दिया हो, ठीक है, उसी को केवल आधार बनाएं, अपना मौलिक ज्ञान बिल्कुल भी मत लगाएं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कॉम्प्रीहेंशन में दिया है कि चंद्रमा दिन में निकलता है और तेजी से रोशनी करता है, सूर्य रात में निकलता है और उसकी रोशनी काफी कम होती है, तो मान लेना हाँ सही कह रहा है।
वहां ये बुद्धि मत लगाना कि यूपीएससी गलत हो गई है, क्योंकि वो यही तो चेक करना चाह रही है आपसे कि क्वेश्चन में आप अपनी बुद्धि तो कहीं नहीं लगा रहे हो। वो आपसे सिर्फ इतना कहती क्वेश्चन में पैरा में जो हमने दिया है एक कॉम्प्रीहेंशन में गद्यांश में, वो आपको क्वेश्चन में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो समझना वो क्वेश्चन गलत है, यानी कि उसका ऑप्शन डी गलत होगा। समझ रहे इस बात को? बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, हवा में मत ले जाना, क्योंकि अभी जब आप करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और फिर वही बात है कि हम आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को इसीलिए बेस बना रहे हैं ताकि आप में से किसी को मजाक ना लगे कि अरे मास्टर वैसे तो आप करा दे रहे हो, यूपीएससी आएगा तो पता चलेगा फिर आपको, ऐसे तो आप कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2014 से लेकर 2020 के पेपर को बेस बनाकर इन सभी फॉर्मूलों को उसमें फिट कराने की कोशिश करूंगा, और आप देखेंगे कि कितनी सहजता से हम उसे कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। कुछ रूल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, उन रूल को आप देख लीजिए। बाकी आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉम्प्रीहेंशन की क्या परिभाषा होती है, क्योंकि आपसे परिभाषा थोड़ा ना पूछेगा। ठीक है, तो परिभाषा मत याद करिए कि परिभाषा का क्या मतलब होता है। कॉम्प्रीहेंशन क्यों आपसे पूछा जाता है, सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि आपका जो माइंडसेट है वो किसी पूरी घटना को देखकर कैसे उसको समझ पाता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में होना क्या चाहिए, जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ को आप समझें, जो परिच्छेद है उसको समझने की कोशिश करें, और जब भी परिच्छेद को पढ़ें उसमें अपनी पूर्ववर्ती ज्ञान को लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यही। अब बात आती है कि परिच्छेद जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसा परिच्छेद आया है, परिच्छेद का मतलब कॉम्प्रीहेंशन या गद्यांश, ठीक है, उसकी स्थिति जो है उसे समझें, मतलब वो कहना क्या चाह रहा, क्या कॉम्प्रीहेंड करना। देखो ये बातें अभी आपके काम की नहीं आएंगी, जब तक आप कवर नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी आप कोई कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं तो उसको पढ़ें। पढ़ने से पहले उसमें जो शब्दावलियाँ हैं उनको देखें, उसमें जो महत्वपूर्ण विश्लेषण का पार्ट है उसे देखें। ठीक है, और गहनता से पढ़ने का अभ्यास करें। ऐसा नहीं है राम जाता है कानपुर ये खाता है, नागपुर ये जाता है, मध्य प्रदेश ये खाता है, बिहार ये करता है, झारखंड में ये, पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं पढ़ना है। अभी बताएंगे, इसीलिए हमने यही कोशिश की हम आपको बिल्कुल एज इट इज वैसा ही पढ़ के बताएं। ठीक है, गहनता से पढ़ें, शब्दावलियों को देखें, महत्वपूर्ण जो उसका भाग है उसे समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, जब इतनी बातें आप कर लेंगे फिर बात आती है कौन कौन सी बातें ध्यान रखें। तो वही एकाग्र चित्र होकर पढ़ें, शीघ्रता से मत पढ़ें, देखें कि क्या कहना चाह रहा। पढ़ते समय किसी भी प्रकार का दबाव महसूस ना करें। अरे मम्मी बहुत डर लग रहा है, मम्मी अभी 2:30 बजे से पेपर शुरू हो रहा है और बताओ मैंने अभी 3 कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाई, बताओ बाकी वाले बच्चे 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन कर डाले। ऐसा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखें, बिल्कुल कूल। महेंद्र सिंह धोनी जैसे आप लोग खाना खाने में ना बिल्कुल कूल रहते हो, चाहे 2 घंटे लग जाए, खाना है तो खाना है खाना। ठीक है, उसकी संरचना को लेखक के दृष्टिकोण से समझें, अपनी बुद्धि से मत समझें। ये समझें कि लेखक क्या कहना चाह रहा, उसकी क्या बात है, क्यों वो ऐसी बातें कर रहा है, और कैसे और क्यों, किस प्रकार उसने ऐसा विचारा होगा, क्यों सोचा होगा ऐसा। हालांकि ये हाई लेवल पीक की थिंकिंग है, ये रिसर्च का विषय है, बट हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको हम कॉम्प्रीहेंड करने का सही से तरीका या सही से मर्म बता पाएं। लेखक क्या कहना चाहता है, उस विषय की विषय वस्तु क्या है, जितनी सूचनाएं उनको दी हैं उनको एक जगह व्यवस्थित करें, एक जगह उन्हें जोड़ें, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हाईलाइट करें, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा कॉम्प्रीहेंड हमें इतना करना है। जो गलत विकल्प हैं उनको पहले ही रेस कर दें। लेखक की राय और विचार को व्यक्त करें। अंग्रेजी भाषा का जो अनुवाद आपको अगर जटिल शब्द लग रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसका हिंदी में अनुवाद देख लें, और पढ़ने के बाद समझने के लिए स्वयं के ज्ञान का समावेश बिल्कुल मत करें। मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया तो अपनी बुद्धि मत लगाना वहां पे कि नहीं नहीं संसदीय व्यवस्था में ऐसा प्रोविजन तो होते ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। मेन कुछ शब्द आपको मिलेंगे जैसे सभी, केवल, सिर्फ कुछ, अत्यधिक, कभी कभी, ये जो वर्ड होते हैं लगभग 98% वर्ड उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं।
ठीक है। तो ये वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वर्ड आपको काफ़ी सहज बनाएंगे, ठीक है। इन वर्डों को आप ध्यान में रखिए। लास्ट यहाँ पे बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि परिच्छेद को पढ़ते समय उसकी समझने की कोशिश ना करें, उसके समझने की कोशिश करें, उसे याद ना करें कि हाँ इसे हम याद करना है, क्योंकि 2 मिनट का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। समझ की परीक्षण का एग्जाम है, ना कि स्मरण का। आपसे ये नहीं पूछा है कि आप वो पूरा पैराग्राफ याद कर लीजिए। प्रथम भाग जो होता है माना यह जाता है वो विषय वस्तु के परिचय पर होता है, और अंतिम भाग जो होता है वो निष्कर्ष पर होता है। कभी कभी ये कॉमन रूल नहीं है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर बताओ तो इतने सारे नियम दिए हो काम आएंगे, तो साहब काम आएंगे, लेकिन आपको कोई नियम याद नहीं रखना है। मोटे तौर पर 3-4 नियम जो मैंने बता दिए बस उन्हीं को आप समझ जाइए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। कुछ जो हाईलाइटेड शब्द हैं सभी केवल सिर्फ कुछ कभी कभी उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छी समझ बनानी है, धीमे धीमे पढ़ना है, और हमें नीचे से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें जब हो गई तो बात आती है कि अब रुकें क्यों, अब हम कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए जब आप कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो आपको 2-3 बातें सबसे पहले याद रखना है एग्जाम में। क्या याद रखना है कि जो ही आपको ये पेपर मिले, ठीक है, तो काम ये करना कि पहले कॉम्प्रीहेंशन का जितना भी पोर्शन है उसे फटाफट कर देना, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ एक टाइम क्या है। मान लीजिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम हॉल में, 25 आपके कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन करना। अब जब आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तो क्या होगा कि 25 हैं तो एक कॉम्प्रीहेंशन करने में आपको 2 मिनट ही लगेगा, और कई बार तो कोई कॉम्प्रीहेंशन होगा जो 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो 30 सेकेंड में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उन कॉम्प्रीहेंशन को सबसे पहले करना, और जब सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन को करेंगे तो आप ये मान कर चलिए 25 × 2, मैं मान कर चल रहा हूँ 50 मिनट, या मान कर चल रहा हूँ 1 घंटा आपका इसमें चला जाएगा, तो आपको 1 घंटा इसमें लगा देना है कॉम्प्रीहेंशन करने में, ठीक है। जो ही कॉम्प्रीहेंशन हो जाए फिर आप मैथ को करना, और मैथ में वो भी सबसे सरल पेपर। बाकी हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, सबसे सरल जो छोटे छोटे जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है उनको पहले कर लीजिए, और जब उनको कर लें मैथ या रीजनिंग का जो भी आपको उसमें सबसे सरल लगे, उसके बाद थोड़े जटिल क्वेश्चन देखिए। तब तक क्या होगा कि 25 तो आप कॉम्प्रीहेंशन कर चुके होंगे, और 25 ही लगभग आप अगले 30 मिनट में क्वेश्चन और कर लेंगे, तो 50 अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ 30 मिनट जो बचेगा उसमें 5-6 और देख लेना, बाकी वो हम बताएंगे आपको कैसे करना होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ के कॉम्प्रीहेंशन हमें पहले एग्जाम में करना है, ठीक। अब हम आपको पेपर दिखा देते हैं। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको भी कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ऐसा आपको पेपर मिलेगा 2020 का, ठीक है। ए सेट आपके आगे वाले को हो सकता मिलेगा, या आपको मिलेगा, बी आपके बगल वाले को, सी उसके नीचे वाले को, डी उसको। यानी कि ऐसा होता है ए बी सी डी, मान लो 4 बच्चे यहाँ बैठे हैं तो चारों को ये अलग अलग मिलेंगे। और एक बात और बता दें, जो आपके इधर बीच वाली रो में बैठा होगा, एक क्लास में लगभग हो सकता है आपको 17 से 18 बच्चे ही बैठाए जाएं। इस समय 12 बच्चों की परमिशन होती है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। 12 से 15 बच्चे हैं इस समय, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक है तो एक सीट 20 से और हटा दी गई है, ठीक। तो मान लीजिए एक मिला तो नकल करने का टाइम होता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, भले आप दोनों को बगल में भी बैठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो ए सेट में क्वेश्चन होगा 1 नंबर पे, वही बी सेट में क्वेश्चन होगा 22 नंबर पे। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि ए सेट में क्वेश्चन अलग आते हैं, बी में अलग आते हैं, सी में अलग आते हैं, डी में अलग आते हैं, सब में एक ही होते हैं, लेकिन बस अंतर होता है उनके क्रम का। क्लियर? तो ये क्रम आपको याद रखना है। आपको ऐसी बुकलेट मिलेगी, ये जो बुकलेट आपको मिलती है ये आपको ये मानकर चलिए कि एग्जाम का, मान लीजिए जैसे आपका 2:30 पे पेपर है तो आपको ये 2:10 पे मिल जाएगी बुकलेट, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल कर दें, आप रोल नंबर फिल कर दें, ये जो ए नंबर है परीक्षण पुस्तिका इसको अपनी OMR सीट में भर दें, ठीक है। और एक बात और जो काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये कि जब आप पेपर GS 1 देते हैं ना तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर GS 2 जब देते हैं तो इसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। आप सोचेंगे सर इतनी भी छोटी बात हमें नहीं पता होगी, तो साहब मुझे भी पता, आपको पता होगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब हमारी टीम पूरी सर्वे कर रही थी, यूपीएससी का जब आप लोगों का एग्जाम होता है तो हमारी टीम अधिकांशतः सेंटर्स पे होती है,
तो वो सर्वे कर रही थी, तो उसमें एक बच्ची से उसने पूछा, हमारी टीम के लोगों ने, कि कितने पेपर करके आई सेकंड में। तो उसने बोला कि सर हमने तो 100 सेकंड में भी किया, तो 100 पहले वाले में भी अटेम्प्ट किए थे। तो मेरे वाले ने कहा कि 100 सेकंड में कैसे आप करें, 80 तो क्वेश्चन पूछता है वो। तो बोली सर मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने तुक्का मार दिया। अब सोचो 20 तो ओवर आप करके आई, तो वो तो पहले ही माइनस को आपको कर देंगे, यानी कि 6 तो अपने आप चले गए आपके बिना सोचे समझे। और वैसे भी हो सकता है कि आपकी कॉपी ना चेक हो, पेनल्टी लगा दी जाए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो बच्चे पहली बार दे रहे हो तो खाली टाइम होता है, आप इतना एक बार पढ़ डालें पूरा, हालांकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम आपको सब कुछ बता देते हैं। और एक और बात, यूपीएससी आपको रफ पेज करने के लिए पीछे 4 पेज देती है खाली, उसमें आप लोग क्या करना, हमेशा पेंसिल लेकर जाना, पेंसिल का यूज करना, ठीक है। पेंसिल का यूज करेंगे तो फायदा रहता है, क्योंकि आप उसको इरेज कर सकते हैं तुरंत, अगर आपके पास जगह नहीं खाली होती है, ठीक। और एक बात और बताएं आपको, वो ये कि पेंसिल ही लेके जाना, तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो वहां पे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जल्दी में पेंसिल से, दिखाई ना पड़े किसी को, ठीक है। तो ये आप काम करना। साथ ही आप देख रहे हो 50 पेज की बुकलेट होती है, ये यहाँ पे देखो 50 पेज की, ठीक है। इंग्लिश का आपको मतलब नहीं है, दोनों तरफ होता है हिंदी इंग्लिश, तो उससे आपको मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा होता है, एक तरफ हिंदी आएगी आपकी और एक तरफ आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश हमें पढ़नी नहीं, जहाँ वर्ड की दिक्कत हो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी आती है, तो बिना देरी के हम पैसेज पढ़ें। आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा कि नीचे दिए गए 5 परिच्छेद, और सारे प्रश्न करने होते हैं। ऐसा मत सोचना ये हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि क्या 5 में 4 करने, बिल्कुल भी नहीं, सारे करने, ठीक। तो अब देख रहे हैं आप, पहला पैसेज आपका ये है, ठीक है, दूसरा पैसेज आपका ये है। तो हम क्या करते हैं, एक एक पैसेज को करेंगे। तो आप बताइए पैसेज पढ़ें क्या पहले? अरे भाई कहाँ पैसेज पहले पढ़ोगे, आप भी इतने बड़े लोग हो, पैसेज क्यों पढ़ोगे? पैसेज नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ये आपका जैसे क्वेश्चन है, आप ऐसे ही तुरंत बैठे, ठीक, तुरंत ऐसे पढ़ो। आप ही की तरह पढ़ के बता रहा हूँ, परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियतार्थ है, ऐसे यहाँ पे पेंसिल से गोला लगा दो। ध्यान देना, ऐसे यहाँ पे पेंसिल से तुरंत गोला लगा देना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियतार्थ की बात कर रहा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। कड़े कदम, ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप इसको भी गोला कर दो, ठीक। निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण कार्य में करने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए, ये थोड़ा अच्छा है कि हाँ लाना चाहिए। सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता है, इसको यहाँ पे रोको, ठीक है, कि कम करता है। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल कूल आंसर है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता, आपको लग रहा है एक्सट्रीम वर्ड है, इसको यहाँ से इरेज कर दो अपने आप। फिर भी मन नहीं कर रहा तो मत इरेज करो, इसको ऐसे ही रहने दो। फटाक से अब तुरंत आप यहाँ पे ऊपर का पैराग्राफ पढ़ो। क्या पढ़ोगे? भारत में पिछले दशक तथा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टता बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही है। ध्यान देना, अतिरिक्त अवसर उत्पन्न नहीं कर रही है। अब यहाँ पे तुरंत आ जाओ, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता है, तो ये कह रहा है वो नहीं कर रही, तो ये तो गलत हो गया, इसको काट दो। 1 सेकेंड मत लगाओ, तब आपके क्या बचे? एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, 3 बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आइए, क्या हो गया भाई? हाँ, यहाँ पे कि ये हो गया जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही बढ़ पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। इतनी आपने बातें देख ली। अब आप ये देखो, क्या श्रमिकों के प्रवसन के कम करने की कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसी कोई बात यहाँ पे कही जा रही है कि श्रमिकों के प्रवसन की बातें कहीं पे आ रही हो कि श्रम की प्रवसन हो रहा है? कहीं पे आपको वर्ड मिला प्रवसन? नहीं मिला, तो इसको काट दो, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आप बताइए, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, आपका सी नहीं होगा। बचा कौन? बी और डी। अब बी में देखो, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सुधार लाना चाहिए कह रहा है। ऊपर देखो, भारत में पिछले दशक तथा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टता बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। ध्यान दो, इसमें ये जा रहे हैं, इसे हट नहीं रहे पूरी तरीके से। और ये क्या कह रहा है कि गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए।
तो ये इसका अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि जब उसी में जा रहे हैं उसमें सुधरा हुआ रूप है तो उसमें हमें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तीसरा लास्ट लाइन, नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। यानी कि हमें दोनों क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। अब आप नीचे निष्कर्ष देखो, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र वास्तव में इन्हें ही कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका घरेलू मांग। समझ गए? ऐसे इसको करना होता है, नहीं तो आप इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते, आपको बहुत जटिल लगेगा। इसको ऐसे आप इरेज करिए, ठीक है। उम्मीद है आप ये वाला समझ गए। चलिए, इसका हमारा ऑप्शन क्या हुआ? इसका ऑप्शन हमारा डी हुआ। समझ रहे? चलिए, अब इसमें हम अगला देखते हैं। दूसरा हमारा जो पैसेज है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। जब हमें इसको नहीं पढ़ना है पैसेज को, तो हम क्या करेंगे कि इसके भी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। इसको ध्यान से देखना, ऐसे गोला लगा लेना। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। ठीक, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। ध्यान दो, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था भी हो और नागरिकों की निजता का हनन भी ना हो। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि नागरिकों की निजता का हनन डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्राथमिक शर्त है। ये कॉम्प्रिहेंड इसको बोलते हैं करना। तो आपको पता है ये गलत बोल रहा है यहाँ पे अपने आप। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम डिजिटल इकोनॉमी करें और निजता के अधिकार की बात ना करें। तो तीसरा अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो तीसरा जब अपने आप कट गया तो आप बी और सी काट दो। अब बचा क्या? ए और डी। ए और डी में आपको दूसरा चेक ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑलरेडी सही ही होगा। बचा क्या? केवल एक को हमें चेक करना है। खैर हम चेक इसको भी कर लेंगे, देखना भी समझ में आ जाएगा अपने आप। देखो, भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। देखो, निजता के अधिकार की बात हो रहा और ये कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हुआ। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है जब वह सभी स्थितियों में प्रभावी और सभी के लिए हो। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है। इतनी ही फास्ट पढ़ना और ऐसे लाइन करके, जो कि ये सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो कि ये सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। देखो, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। ठीक है, आपको ये मिल गया लाइन मिली ना, वहां से सीधा बिल्कुल देखो। अब ये लाइन मिल गई तो यानी कि हमें क्या पता चला? दूसरा सही है। दूसरा आप बताओ, वैसे भी अगर दूसरा सही होता तो भी तो आपका बी सी कट जाता, तो आपका क्या बच रहा? ए और डी। पहला हम देख रहे, पहला हमें नहीं मिल रहा है अभी। अब रुको, इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो, यानी कि गैर सरकारी पक्षकार इसे न रोकें। तीसरा क्या कह रहा है? इसको रोकने से क्या दिक्कत है आपको? ठीक, अब यहाँ पे देखो, डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। क्या ऐसी बात यहाँ पे कह रहा कि राज्य की भूमिका क्या कह रहा? आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है। समझ रहे? यहाँ पे संस्थानों की बात नहीं आ रही। कहीं पे कोई संस्थान की बात दी गई है? नहीं दी गई। तो जब संस्थान नहीं दिया गया, राज्य को ये निर्देश नहीं दिया गया, तो हम कैसे कह देंगे कि संस्थान है? तो नहीं होगा। पहला कट कर दो, ऑप्शन आपका डी आएगा। समझ गए? ऐसे आपको कॉम्प्रिहेंड करना है। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा। हमें तो आपको पढ़ के बताना पड़ता है, मुझे अगर खुद करना पड़े तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ऐसा आपके साथ भी हो जाएगा, बशर्ते आप जल्दी जल्दी करेंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पैसेज। इसमें क्या है कि उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। सही दिया है इसमें। ठीक है, दूसरा देखो कि जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। ये भी सही लैंग्वेज लग रही। आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलता
प्रबलित करना चाहिए। अब ये जो वर्ड है ना प्रबलित, ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आप इंग्लिश देखना। जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके। ये वर्ड दिया पैसे का, ठीक है। अब इनको हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके कॉम्प्रीहेंस को पढ़ेंगे। बहुत छोटा कॉम्प्रीहेंट है। जल के साथ ये सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नदियों एवं आर्द्र भूमियों से आता है, इसके बावजूद उसे उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव ये नहीं समझ पाती कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है। अतः जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाना। अभिवृद्धि देखो वर्ड दिया है, जल निर्माण के प्रयास किए हैं। रामसर वर्ड कहीं पे नाम आया है क्या? आर्द्र भूमि तो आया है, रामसर तो नहीं आया, तो आप इसको कट करो सबसे पहले। अब आपको यहाँ क्या दिया? अभिवृद्धि है, ठीक है। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अतः जल प्रणाली के निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने में। तो आधुनिकीकरण क्या वर्ड यहाँ पे कहीं है? नहीं दिया। तो हम अपने मन से कैसे कह देंगे भाई कि आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए? आप इसे इरेज करो। अब क्या कह रहा? आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं से अधिक प्रबलित करना चाहिए। ऊपर लाइन देखो, जल के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है। यानी कि जल कहाँ से आता है? आर्द्र भूमियों से। तो उन आर्द्र भूमियों से जल आने को रोकना चाहिए, उसको सही से प्रबलित करना चाहिए। यही तो कह रहा है। क्या पैसे की कहीं बात है? नहीं है, डी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे? अभिवृद्धि के वर्ड को देखेंगे और यहाँ सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं दी है। पहली लाइन में इसने आपको दे दिया कि क्या करना है, समझ रहे? तो ऐसे आप पैसेज करिए, प्रैक्टिस करिए, ऐसे होगा। वरना इतने जटिल पैसेज होते हैं कि नहीं होते हैं किसी से, ठीक। चलिए अगला इसमें जो हमारा आर्टिकल है क्या है? चौथा। तो देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? ठीक है, सलाह की बात करता है। क्या कहना चाह रहा? अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके, यानी कि कम हो सके। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाले व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। जरूरी है कि हम पैसा कमाएं और रिस्क भी लें, ऐसा तो बहुत रेयर होता है ना। तो इस पर थोड़ा थिंकिंग करो कि ये नहीं हो सकता। सी में निवेश करते समय कैसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन संस्था को खोजिए जो आपके लिए आपके धन का ठीक प्रबंधन कर सके। सब लोग थोड़ा ना खोजते, कुछ लोग अपने घर में मटके में डाल के रखते हैं, तो ये भी मुश्किल है जो सही होगा, ठीक है। अभी हमने पैसे नहीं पढ़ा, बस सोचो। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है, तो यानी कि फिर आदमी धन ही नहीं कमाएगा, तो इसलिए इसको भी रोक दो। समझ गए? तो मोटे तौर पर तो हमें दिख गया कि पहला ही हो सकता है, बट हम फिर भी चेक करेंगे, देखेंगे। हमारे निवेश निर्णयों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान। और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस बात का निर्णय उतना महत्व नहीं देते जितना वांछित है। ध्यान देना, पता है कि हाँ जरूरी है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब यहाँ कह रहा आपको जानना चाहिए, ये क्या कह रहा आप जानते ही नहीं हो, जबकि ये क्या कह रहा आप तो साफ जानते हो, लेकिन फिर भी ध्यान दो, तो अपने आप ये कट गया ना। अब देखो, हम अपने भविष्य की पूर्णता तलाशने के लिए अडिग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों निवेश के लिए अत्यधिक चपल एवं मूल्य क्षण के प्रति अभिमुखित है। मतलब जो जोखिम भरी संपत्तियां हैं उसमें हम निवेश करने से डरते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाले व्यवहार आपके व्यक्तित्व का आवश्यक घटक होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ा ना है, हमें तो बता रहा है, ये थोड़ा ना कह रहा है कि हाँ यही करो, आप जोखिम में ही पैसा इन्वेस्ट करो। हम निवेश के अस्थिर क्या है, हाँ, निवेश के अस्थिर प्रतिफल एवं नियंत्रण लोग को भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुत्पादक रहना बेहतर है, पर वह सुरक्षित रहे। परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जोखिम मुक्त हो। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, हमारे बैंक दिवालिया हो सकते हैं, हमारा बॉन्ड भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है, हमारे मन मुताबिक चुनी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पर हम ये मानकर जीवन नहीं जी सकते कि सभी चरम घटनाएं हैं, वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठती हैं। हम जानते हैं कि जोखिम के सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना यही चाह रहा अपनी इन लाइनों से, हमें लगता है कि जिन संस्थाओं में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा इन्वेस्ट करना काफी खतरनाक हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये सारी कंडीशन एक साथ घटित नहीं होती, यानी कि सकारात्मक की बात कर रहा है। अब देखो,
क्या कहना चाह रहा, अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। यानी कि इसने आपको देखो दिखा दिया कि आप एक काम करो, कुछ रोजगार में पैसा लगा दो, कुछ बॉन्ड खरीद लो, कुछ बैंक में जमा कर दो, है ना। यही तो कहना चाह रहा है कि आप ऐसा मत करो कि एक ही जगह सारा इन्वेस्ट कर दो, बैंक में हमने लगा दिया 50 लाख, तब तो आपका जोखिम बढ़ेगा। लेकिन कुछ पैसा आप बैंक में डालो, कुछ बॉन्ड खरीद लो, कुछ आप कहीं कंपनी में निवेश कर दो। समझ गए, इसी को कॉम्प्रिहेंड बोलते हैं। यानी कि हमारा इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली, पहले तो हमें नहीं पढ़ना है ना, चलिए इसकी इंक थोड़ी चेंज करें फिर इसको कवर करते हैं। काफ़ी देखिए, आप लोग यही करिए कि जो भी कॉम्प्रीहेंशन है इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। होता क्या है कि हमने आज तक पढ़ा नहीं है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पढ़ने मतलब इन क्वेश्चंस को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा बार, तब आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा। बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है इसमें, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप में शामिल होना देश की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभावशीलता में सुधार लाता है। एक वर्ड आपको यहाँ मिला, व्यापक, लग नहीं रहा एक्सट्रीम वर्ड है, बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। बिना सोचे समझे 4 नंबर को काट दो, A कट गया, C कट गया, D कट गया, बताओ क्या बचा, B। यही आपका सही है, बिना सोचे समझे। जब भी एक्सट्रीम वर्ड मिले ना तुरंत काट दो। अब होगा क्या, कितनी देर आपको लगे, 30 सेकेंड, सोचो ना 30 सेकेंड लगे, आपके 90 सेकेंड बच गए। इसी को कहते हैं ट्रिक्स और टैक्टिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ये तभी आती है जब आप बहुत बार अभ्यास करते हैं, इसलिए हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पे, अब जब आपने देखा तो एक और चीज देख लो, दूसरा आपको चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें दूसरा है नहीं। या आपको दूसरा भी पता चल जाता तो भी एलिमिनेट हो जाता, एक भी पता चल जाता तो भी। अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर भी मन को संतुष्टि देना ना, इसलिए पढ़ लेते हैं। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर आनुवंशिकता रूपांतरित जीएम फसलें एकल लक्षण के लिए आनुवंशिकता अभिरचित हैं, भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए आनुवंशिकता अभिरचित होना सामान्य मानक होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ये अभिरचित का मतलब क्या है, आनुवंशिकता का क्या मतलब है, तो बिना सोचे समझे यहाँ पे पेज पलटो। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, सिंगल ट्रेट इन फ्यूचर क्रॉप जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर मोर देन 1 ट्रेट। ठीक है, ट्रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि यही फसलें सिंगल रूप से बार बार चलती रहेंगी। क्लियर, तो आपको यहाँ पे ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है। अतएव कृषि में जैव प्रौद्योगिकी भूमिका और उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित हैं ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता, ताकि नकारात्मक प्रभाव को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास किया उपयोग किया जा सके। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में मददगार हैं। जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ध्यान देना इस लाइन को, ये लाइन दी है, बच्चे यही समझ जाएंगे कि सर यही इसका सही होगा। क्यों, अब यहाँ ध्यान दो, कहीं पे राजनीतिक कार्यपालिका वर्ड आया है पूरे उसमें, या राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से शामिल होना कहीं दिया है, नहीं दिया है, केवल ये दिया है, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, देश की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभावता में सुधार लाता है, ये तो बात ही नहीं किया इसने, तो ये हमारा ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आप समझ ही नहीं सकते हो कि इसको हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब ध्यान दो, सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या यहाँ पे ये बातें कही गई हैं सामाजिक आर्थिक पहलुओं की, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सामाजिक आर्थिक प्रभाव शामिल है, तो पता चल गया कि हाँ भाई साहब इसमें सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं उसकी यहाँ पे इसने बात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमने देख लिया, ये नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी। क्या यहाँ पे लोगों की भागीदारी की कहीं पे बात आ रही है? अभिरचित होना सामान्य मानक कहीं पे कह रहा है? कहीं नहीं कह रहा भाई, तो हम क्यों अपनी बुद्धि लगाएं। समझ गए, चलिए अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होता है ना पैराग्राफ, तो दूसरा क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पे एक बुद्धि बताऊं आपको, अब आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया, जैसे मैंने पढ़ लिया, तो मुझे याद है कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आए हैं। ठीक, तो मुझे ये क्वेश्चन करने में पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो चाहे
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखो क्या है कि जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। क्या कह रहा है, यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर अनुवांशिकता जीएम फसलें एकल लक्षण के लिए अनुवांशिकता अभिरचित हैं, भविष्य में फसलों का एक से अधिक होगा, यानी कि हम इसमें महत्व तो हैं दे रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूलन क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, निगेटिव बोल रहा है, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है, यहाँ ध्यान देना, ये लाइन इसने कही है। ठीक है, इसको कहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे ऐसे देखो, देखो ये आपने यहाँ पढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके यहाँ पे नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, यही तो कहना चाह रहा है, समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर देखो, जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए, ऐसा नहीं है, नकारात्मक समझा गया तभी तो इसमें बताए जा रहे सुझाव कि ये करना है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन आपका क्या आ गया, सी। ठीक है, तो ऐसे करना है। बाकी सातवां तो मैथ का है, जब मैथ कराएंगे। अब देखो, जो ये वाले मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, इनको आप किया करिए सबसे पहले, जब कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। कितने शून्य होंगे, मतलब अंत में सबको देख लो, पहले सारे शून्य निकाल लो, 1 2 3 4 5 ये शून्य निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। अब ये आपकी मैथ कितनी क्विक एंड फास्ट होगी, ये आप पे डिपेंड करता है, और इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेशन को लेकर, उतनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, चलिए, ये आपके पैसे सारे हो गए, यहाँ पे आपके सारे हो गए, यहाँ पे कोई पैसेज नहीं है 16 में। ठीक है, यहाँ पे ये तो इंग्लिश का है, मान लीजिए 17 19 20, इसमें भी कोई पैसेज नहीं है आपका, ये तो इंग्लिश का ही है, इसको तो चेक ही नहीं करना। हाँ चलिए, यहाँ पे आपको एक पैसेज मिला, क्या, 21 नंबर देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है। दीर्घ काल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है, निगेटिव यहाँ पे बात कर रहा है, ध्यान दो, निगेटिव यहाँ पे बात कर रहा है, इस लाइन को ध्यान में रखना, क्लियर। अब देखो यहाँ पे फिर, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सके। ठीक, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने के लिए नीतियां अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि आपको पता है सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, सरकार कहती है कि सरकार अब दूर हट रही, तो ये अपने आप में एक निगेटिव हो गया। खैर फिर भी देखते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए, ये भी पॉजिटिव लगता है। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दो, क्या सभी ऑप्शन में सभी ऑप्शन है, तो नहीं है, कुछ में कम है, तो आपको क्या करना है कि इनमें कॉमन ऑप्शन देखना है जो एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, आपको मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन बताया था क्या, कि एक तो ये दूसरा और एक तो आपका ये जो ऑप्शन है पहला, पहला मैंने बताया गलत हो सकता है, तो बिना सोचे समझे आप पहले को यहाँ कट कर दो ऐसे करके। तो पहला जब गलत हुआ, ए और बी आपके कट गए, बचा क्या, सी डी। सी डी में खास बात क्या है कि सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, तो अगर आपने 3 को चेक कर लिया, एक और बात बताएं, अगर आपने 3 को चेक कर लिया तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब पैसेज को पढ़ते हैं, और जहां पैसेज को पढ़ेंगे देखना अपने आप आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर है। निजी निवेश सामान्यतः चपल है, विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफी अधिक हैं। अब इस लाइन को ध्यान दो, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकें। ऐसी नीतियों की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है भाई, निजी निवेश ही चपलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल विदेशी के बारे में कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो दूसरा आप कट कर दो, अपने आप 1 और सी आपका कट हो गया। ठीक, 1 सी आपका कट हो गया। चलिए, अब जब 1 सी आपका ये कट हुआ है तो आगे पढ़िए। इसलिए रोजगार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर नहीं छोड़ा जा सकता। सांप्रतिक एफडीआई अंतर्प्रवाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संबंध में चपल होता है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। अब ध्यान देना, रोजगार इसमें नहीं उतना मिल पाता है, ये दिक्कत करता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहीं पे रोजगार के बारे में बात दी है, नहीं दी है। चलो आगे फिर भी बढ़ते हैं। विदेशी निवेश एक संभावित सकारात्मक परिणाम में नई प्रौद्योगिकियों का अंतर्वहन और अनुवर्ती विस्तरण, तथापि प्रौद्योगिकी विस्तरण एकदम सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विस्तरण के लिए भारत में भौतिक और मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। आप बताओ,
इस पूरी चीज को ध्यान में रखकर 2-3 बातें आप हमें बताइए। क्या कहना चाह रहा है? क्या शिक्षा स्वास्थ्य की बात यहाँ पे कहीं पे आई है? देख के बताओ, कहीं पे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है? नहीं कहा गया ना, ये तो आपको गलत कराने के लिए दिया गया है। तो शिक्षा स्वास्थ्य है नहीं, तो 5वें को आप एलिमिनेट कर दो। बचा क्या? 1, 2, 4 और 3। ठीक है, 1, 2, 4 में 3 नहीं है और हमें लगभग अधिकांशता यही पता है कि तीसरा हो सकता है, बट हम फिर भी क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? एक को हमने देखा कि एक क्या कह रहा है कि दीर्घकालीन विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। क्या यहाँ पे ऐसी बातें दी गई हैं कि दीर्घकाल में भरोसा करना यानी कि भविष्य में? तो नहीं दिया ना, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, पहला गलत हो गया आपका ऑप्शन। जो ही पहला गलत हुआ तो बिना सोचे समझे आपका अपने आप तीसरा आ गया, क्योंकि दूसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, कारण बाकी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गए हैं। ठीक है, और पहला गलत हुआ तो बी भी गलत हो गया आपका, सी पहले से आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 5वां नहीं है। इसी को बोलते हैं ट्रिक्स और टैक्टिक्स। तीसरा अपने आप आपका आंसर आ गया। तो 21 का आपका आंसर क्या हुआ? 21 का आंसर आपका डी हो गया। ठीक, चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला ये क्या है? ये भी काफी सरल है। 22वां है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक नियतार्थ हो सकता है? ठीक है, नदियों के अंतर संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों और नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। पूरे देश की बात कर रहा है। कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ऑप्शन देखो, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 1, 3, 4 और 2, 3, 5। ठीक, इसमें ध्यान दो, क्या सभी ऑप्शन हैं? नहीं है। अब इसमें एक चीज चेक करो, कौन से में ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम एलिमिनेट करें तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं। तो अगर आपको ये पता चल जाए दूसरा सही है कि गलत है तो आपका ऑप्शन पता चल जाएगा। आपको पता चल जाए 1 सही है गलत है तो भी पता चल जाएगा। आपको 5 पता चल जाए तो भी पता चल जाएगा और 3 भी। ठीक, तो हम पहले 3, 5 को चेक करते हैं। क्यों 3, 5 को चेक करेंगे? 3, 5 को इसलिए चेक करना है क्योंकि ऊपर वाले लगते हैं कि हाँ हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक्सट्रीम नहीं है, बशर्ते दूसरे में जरूर एक्सट्रीम है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या पूरे देश में ऐसी कोई बात की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो देखिए आप इस पैरा को, तो देखिए प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अत्यधिक विषम ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। चूंकि इन कुछ महीनों में ही अधिकांश वृष्टि होती, परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता, जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता जिसको कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन की मौसम स्थिति को सदा प्रभावित करता रहता है। जल की अल्पता तथा इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होंगे, वहीं देश, ध्यान दो, देश की बात कर रहा है यानी पूरे देश की, वहीं देश की कई क्या दिया है, नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। ठीक है, मतलब क्या कहना है कि पूरे देश, जो देश है वहां की नदियां कहाँ हैं? पूरे देश में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पूरे देश में बांधों और इसका नेटवर्क करना चाहिए ताकि जो पानी है वो बहे ना। अब आप बताओ, कहीं पे किसानों को बोरवेल की ऋण की बात की गई है? नहीं की गई। तो ध्यान दो, कहीं पे किसान नाम तक नहीं आया। तो तीसरा कट हो गया आपका, तीसरा कट हुआ, CD कट गया। अब बचा क्या? 1, 2, 4 यानी कि 1, 2, 4, 5। 4, 5 को चेक करो। कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित करना चाहिए। कहीं कानून वर्ड आया? नहीं आया, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, 5वां देखो, केंद्र सरकार द्वारा कहीं कोई बात आई? नहीं आई, तो अपने आप कट गए। कौन बचा भाई? ये बचा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22 का आपका A सही हो गया। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 23। ठीक है, इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद ठीक है रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती है। दूसरा, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ध्यान से देखना, फिर क्या कह रहा कि आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अब यहाँ पे देखो, क्या केवल सकारात्मक ही प्रभाव होता है? भाई निगेटिव भी तो हो सकता है, नकारात्मक भी होगा, तो ये एक्सट्रीम है। तीसरा एक्सट्रीम अपने आप CD इसका कट कर दो।
अपने आप कर दो, इतना रिस्क लेना चाहिए। अब बचा ए बी। ए बी में आप देखो बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। खैर इसको हम पढ़ के ही देखते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि दो में से कौन सही है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये भी गलत ही होगा। ठीक, तो देखते हैं। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। ठीक, इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। अब ध्यान दो, यही बात अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, देखो क्या कि निम्न कर दर। ठीक, तो ये दिया यानी कि यही सही है। अब सोचो ही मत, आगे मत पढ़ो कुछ भी, क्योंकि कहीं एक दो है ही नहीं, तो हमारा एक ही सही हुआ। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, चेक करना हो तो चेक कर लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखो चाहे दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दर से कर लगाती है, तब स्वयं को अधिक, फिर देखो, शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। यही प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें निर्णय लेना है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या ना करें। ठीक है, क्या यहाँ पे ऐसी कोई बात दी है कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें? क्या यहाँ पे कोई बात दी है कि मानव पूंजी पर निर्माण करना सकारात्मक? कुछ नहीं दिया है, आपको परेशान करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला जो हमारा है क्या है, 24 काफी अच्छा क्वेश्चन है। परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश क्या है? मतलब ये कहना चाहता है कि जो परिच्छेद है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, संप्रेषित का मतलब क्या कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, वो आपको कम्युनिकेट क्या कर रहा है। नंबर 1, शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। ध्यान देख रहे हो, उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से पैसा जहाँ आ जाए तो समझ लो बुरी चीज होती है, बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं रहे हैं। हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिर स्थायी समस्या जिसका समाधान संभव ही नहीं है। सोचो, संभव ही नहीं है। अरे भाई ऐसा कैसे कह सकते हो? सी को एलिमिनेट कर दो। डी, हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या सीमित करो। योगी आदित्यनाथ बनोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसको काटो यहाँ से। ठीक है, और इसको काट दोगे। अब बताओ ए बी आपको बच रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है। हर एक इंसान को जनसंख्या सीमित करना नहीं पसंद है भाई। किसी को 5 बच्चे पसंद है तो किसी को 25 पसंद है। आप सोचोगे सर 25 कैसे होगा? 5 बीवियां रखोगे तो 25 भी हो सकते हैं ना। मतलब क्या आप लोग भी सोचते हो? ठीक है, तो आप ऐसे समझ गए, यानी कि दोनों वो हो गए। अब हम इसको पढ़ेंगे बट फिर भी। ठीक है, पढ़िए। जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए तब तक हमारे शहरी निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते। धारणी का मतलब क्या होता है कि परमानेंट आने वाली, कि आगे भी उसको हम स्टेब्लिश कर सकें। जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों से जल सिंचित करने, उसे पीने योग्य बनाने की अभिक्रिया तथा उपभोक्ताओं तक उसकी आपूर्ति करने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उसमें मल प्रबंधन, अधोसंरचना एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्रों में भी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे मल प्रणाल अपशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते, ध्यान दो, इतने समृद्ध होते तो वो पूरी लागत को वहन कर सकते, तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती। वह ऐसे नहीं है। मोटे तौर पर क्या कहना चाह रहा है कि लागत मत वसूलो, निःशुल्क तो, लेकिन क्योंकि अब वो दक्ष नहीं रहे हैं इसलिए दिक्कत है। क्या कह रहा है कि वो पूरी तरह वहन नहीं कर पा रहे। तो वही बात तो कहना चाह रहे हैं हम भी। समझ गए अपने यहाँ कि इसका बी ऑप्शन क्यों होगा। अब बताओ, चिरस्थायी समस्या दे रहा है। अरे भाई धारणी है, यहाँ पे जनसंख्या की बात की नहीं की, अपने आप एलिमिनेट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो लागत वसूलनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। क्लियर? तो यही बातें होती हैं जो समझनी आवश्यकता होती हैं, आवश्यक होती हैं, आवश्यकता कह रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, 25 नंबर। अरे ये तो ऊपर वाले का ही है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी, ऊपर तो पढ़ ही डाले हैं। ठीक है, देखो, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। केवल धनी शहरी जल की धारणी आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्यों? धोनी है तो धनी ऐप ही चाहिए हमें। काटो इसको, नंबर 1 कट गया। ठीक है, और नंबर 1 आपका कटा, सी भी आपका कट गया। ध्यान दे रहे हो, नंबर 1 कटा आपका, यहाँ पे सी भी कटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, शहरों में जल की धारणी आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है।
अब यहाँ पे 1 मिनट रुकना, समझ गए? यहाँ पे 1 मिनट अब रुकना। रुकना किस लिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम केवल वर्ड पढ़ते हैं तो तुरंत हम एलिमिनेट करते हैं, समझ रहे? इस वर्ड को ध्यान से देखो। मैंने आपको इसलिए जल्दीबाजी में काटा क्योंकि आप भी ऐसे ही करेंगे। कई बार होता है कि हम ट्रिक करते हैं लेकिन समझना पड़ता है। क्या है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्या कहना चाह रहा है कि पहले से लोगों ने बना रखा है कि ये होगा तो अच्छी बात है। तो क्या होगा कि केवल धनी शहरी जल की धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है। कुटुंब का मतलब छोटे छोटे गांव या वहां पे, ठीक? तो ये तो हमें पता है कि शहर में जल धारणीय आपूर्ति करना कठिन काम है, तो ये तो सही बात होगी, यानी कि दूसरा हमारा ऑप्शन सही है। तो डी हमारा नहीं हुआ, पहला हमारा नहीं हुआ। अब हमें दूसरा और तीसरे में चेक करना है, यानी कि बी और सी को हमें चेक करना है। तो आप 1 मिनट फिर से इस पैसेज को पढ़ो, ठीक है? और पैसेज को पूरा मत पढ़ो। पैसेज को कहाँ पे पढ़ो? यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वो पूरी, ठीक है, पूरी आगे क्या है, लागत को वहन कर सकते हैं, यानी कि लागत को वहन कर सकते। कौन लागत को वहन कर सकता है? जो धनी शहर होंगे, समझ गए? तो ये यही कहना चाह रहा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ए और दोनों सही होंगे, यानी कि सी आपका यहाँ पे ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है? तो केवल का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा गलत होगा। मैंने आपको जब GS1 भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से केवल कई बार गलत नहीं होता है, ठीक है? क्लियर? तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब अगला पैराग्राफ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा डाटा है, फिर भी पढ़ेंगे। ऐसे ही तो आप लोग छोड़ के आते हो, अरे यार बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, मैथ के लगा लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी क्या करती है, जो 80 क्वेश्चन आपको देती है ना, मैथ वाला केवल मैथ से यूपीएससी नहीं निकाल सकता, रीजनिंग वाला केवल रीजनिंग से नहीं निकाल सकता, कॉम्प्रीहेंशन वाला केवल कॉम्प्रीहेंशन से नहीं, तीनों चीज़ें इसको आती होंगी वही निकाल पाएगा, ठीक है? चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वाधारणाएं बनाई गई हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? जब कृषि जोत मूलतः छोटे और सीमांत हो तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। ध्यान देना, ग्रामीण परिवर्तन क्या है? असंभव। असंभव वर्ड क्या है? किया ही नहीं जा सकता। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर ऐसे होगा तो भारत में तो खेतों में फिर किसी भी तरीके का संरचनात्मक परिवर्तन ही नहीं आएगा। तो पहला आप काट दो। पहला जो ही आपने काटा तो आपका क्या कट गया? ए कट गया। चलिए ए ही कटा है। अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती, ये कुछ पॉजिटिव लगता है। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागबानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों, ठीक है, इनके लिए पशुधन और मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन को बनाने की आवश्यकता है। कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर है अगर उसकी कीमतें आई होंगी तो भारत में गरीबी को कम करेंगे। तो चेक करते हैं क्या ऐसी बातें यहाँ हैं। देखिए, भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित हैं तथा लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, छोटे और सीमांत हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इसमें नहीं होगा। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए, भारत की कहानी क्या है? धीमी है। ये तो नहीं कह रहा ना नहीं हो सकता, कह रहा धीमी है। परिणामतः भारत में गरीबी ह्रास चीन और वियतनाम की तुलना के बीच बहुत धीमी गति की थी। अब ध्यान दो, गरीबी ह्रास को जोड़ रहा है बार बार, ठीक है, गरीबी ह्रास और इससे इसने जोड़ा है, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि यह संभव वर्ड नहीं है। और क्या कह रहा है? गरीबी ह्रास, तो गरीबी ह्रास हमें वर्ड मिला, समझ रहे? तो यानी कि चौथा होगा। चेक करो चौथा किस में है। चौथा इसमें है क्या? सी में नहीं है, यानी कि चौथा किसमें? बी में और डी में। अब हमें क्या चेक करना है? या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा। ठीक है, तो आगे और बढ़ो, क्या मिलेगा आपको? भारत का गरीबी ह्रास के बीच धीमा था, नाटकीय गति से बढ़ाव पूर्व की तुलना में 3 गुना तेजी हुआ। इस काल में भारत ने क्या किया? शोध से पता चलता है सापेक्ष कीमतों का दृश्य लेख, बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन। इससे कृषि में निजी निवेश 50% से अधिक बढ़ा। मतलब क्या कि अगर एग्रीकल्चर में कीमतें अच्छी मिल रही हैं तो निवेश बढ़ेगा। देखो हुआ, दूसरा और चौथा नहीं पढ़ना है आपको और कुछ, केवल बी। अब देख लो कहीं पे वैल्यू चेन दिया है क्या? देखो कहीं वर्ड है, आंखें लगा के देखो जल्दी से, नहीं है, काट दो। ऐसे ही किया करो आप लोग, पता नहीं कहाँ से आप लोगों को किसी ने बता दिया, मतलब
हालांकि आप लोगों ने जब पढ़ा ही नहीं है, मेरे से ही पढ़ा, बताओ अपनी हम बुराई करेंगे, हद है। पहली बार मेरे से ही पढ़ रहे हो, कहीं और थोड़ा ना आपने पढ़ा है। चलिए अब इसमें इसी का अगला एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए इसमें एक और क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण हो सकता है। मतलब क्रांतिक संदेश क्या कहना चाह रहा पूरा का पूरा परिच्छेद, ये बताइए। निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए, ऐसी बातें कह रहा है क्या? नहीं कह रहा। केवल एग्रीकल्चर में थोड़ा ना होना चाहिए। भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियां कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है। कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा वो कहा है क्या? नहीं कहा है। तुलना तो नहीं की ना, ये कह रहा है कि निजी निवेश तब आएगा जब हम वहां पे प्रॉफिटेबल की बात करेंगे। क्लियर? फिर आप देखो यहाँ पे निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए, देख रहे हो ना, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है किस पे बना है भाई? गरीबी 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 कम करना। तो गरीबी जुड़ रहा है ना, तो गरीबी को जोड़ दो, ठीक है। बुद्धि मत लगाओ, मैंने कहा था, और वही एक बुद्धि जब लगाते हैं तो गलत होता है। इसका ऑप्शन क्या हुआ? डी, ठीक। चलिए 28वां तो ये मैथ का क्वेश्चन है। 29वां भी मैथ, ये बड़े सरल सरल मैथ के क्वेश्चन है, जब मैथ कराएंगे ना तब आपको कराएंगे। 30वां भी मैथ का क्वेश्चन है। अरे आपको लगेगा कि बिल्कुल 80 क्वेश्चन हम कर देंगे, ऐसा देखिएगा आप, मतलब आप पढ़ते रहो। अब ये क्वेश्चन इतने सरल सरल है मैथ के कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। पढ़ाएंगे, अभी यहाँ कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है, विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, सब सरल क्वेश्चन सब आपको कवर कराएंगे, ठीक है, मैथ के पोर्शन में। चलिए यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 39 तक भी, ठीक है। चलिए ये आया पैसेज हमारा, क्या है पैसेज? पैसेज थोड़ा ना पढ़ना है हमें, जो हम पहले से कह रहे हैं पैसेज क्या है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त तो होनी चाहिए। किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। ऐसा दुनिया में कौन सा है जो कोई स्थान नहीं ले सकता? सभी ले सकते हैं, तो प्रभु इसको कट कर दो। पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। ऐसा भाई कौन सा कवक आ गया जिसको हम रोके ना? रोक देंगे, इसको भी कट करो। किसी सामांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर रहना वांछनीय नहीं है। अब जिन बच्चों को समांगी और विषमांगी मिश्रण पता है वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। समांगी का मतलब होता है एक ही फसल, ठीक है, एक ही खाद्य प्रणाली। विषमांगी का मतलब होता है कई सारी खाद्य प्रणाली, ठीक है। इसका इंग्लिश देखते हैं, शायद अगर आपको समझ में आ जाए इंग्लिश में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शायद आपको इंग्लिश यहाँ पे दे दें। अच्छा इंग्लिश में हमें यहाँ देना, हाँ, होमोजीनियस फूड, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंग्लिश तो नहीं समझ में आएगी, इसलिए समांगी और विषमांगी पता हो, ठीक। हमें डी लग रहा, हमें ए लग रहा, फिर भी हम पढ़ते हैं बिना सोचे समझे। क्लियर? देखें, स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप ले गए, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। अब बताओ, बेचारे स्पेन वाले जहाज में आलू लेके यूरोप चले गए तो आलू उगाए थे ना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं आलू नहीं उग सकती? फिर देखो, आयरलैंड वासी शीघ्र ही लगभग पूर्णता प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए और वो मुख्य रूप से इसकी वृहदाकार किस्म लंपर आलू को उगाने लगे, जिसकी आनुवांशिक भंगुरता को एक कवक ने आने वाले समय में निर्ममता से अनावृत कर दिया। बेचारा 1845 में घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैला आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले सभी लंपरों को नष्ट कर दिया, मतलब सभी उस आलू की प्रजाति को। इसके परिणाम स्वरूप हुआ काल ने कई मिलियन लोगों को मार दिया या तो विस्थापित कर दिया। एक ही चीज पे फोकस है, एक प्रजाति। क्या कहना चाह रहा कि अगर आपने केवल एक ही फसल की प्रजाति की आलू की उपजाई तो फिर वहां अकाल आ जाएगा, आपको विभिन्न फसलें उपजानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। अगर उपयुक्त हो, अब आप बताओ, अफ्रीका को यूरोप में थोड़ा ना बसा सकते हो आप, जरूरी थोड़ा ना कि भूमि वैसी हो, हम दशाएं बना सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एक बात बताओ, किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती, ऐसा यहाँ पे था क्या? लिया ना आलू ने, तो ये भी गलत हो गया। पादपों के कुछ कवक बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है।
ऐसी बात भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। सामांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर नहीं होना चाहिए, वांछनीय नहीं है, यही तो कहना चाह रहा है कि एक ही फसल उगाओगे तो अकाल से त्रस्त हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। जैसे जब आप हमसे पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया, तो उसमें हम बताएंगे नील उत्पादक के बारे में कि आखिरकार नील उपजाने वाले जो किसान थे वो बाद में उनकी जो नील थी उसको, सॉरी नील कह रहा हूँ, कपास, जब आप सब्यसाची भट्टाचार्य पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कपास के बारे में पढ़ने को मिलता है कि जो भारत में जो कपास होती थी वो लंबे रेशों की नहीं होती थी, छोटे रेशों की होती थी। भारतीयों ने फिर लंबे रेशों की बनानी शुरू कर दी, और जब बनानी शुरू कर दी तब तक अमेरिका ने भी बनानी शुरू कर दी, तो भारत का व्यापार ठप हो गया। छोटी को भारत में कोई नहीं लेता था, लंबी वाली विदेश में कोई नहीं लेता था, तो इसलिए इनकी कपास इंडस्ट्री ठप पड़ गई। पढ़ाएंगे जब वो क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 41 का आपका क्या हुआ यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए ऐसे आप किया करिए। बहुत देखो, आप लोग एक काम और करो, ये सारे पेपर निकलवा के रख लो। 50-50 पढ़ने के मैं मान के चलता हूँ 50 रुपये लगेंगे। अब वही है, मत निकलवाना। क्या निकलवाओगे? मैं इनके आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। जैसे आज यहाँ पे मैंने ऐसे भेज दिया, कल आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा सुबह मॉर्निंग में, इसी के 2-3 पैसेज, तो आप उनको पढ़ के फिर सॉल्व करना। जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे, और ऐसे जब आप करेंगे ना बार बार 7 से 8 पेपर, अपने आप बुद्धि अपने आप खुल जाएगी। क्या करोगे आप लोग निकलवा के? कोई फायदा नहीं, खाम का रुपये ही बचेंगे। मान लो अगर आप 2014 से 20 तक निकलवाए 7 पेपर, ठीक है, 7 पेपर का मतलब कुछ नहीं हो गया 700 रुपये। 700 रुपये में तो 2 च्यवनप्राश के डब्बे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, मत निकलवाना, हम भेज देंगे, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक नियतार्थ है, ठीक है। इसको भी ध्यान से पढ़ना। दिखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, उतना ही ये हमारा सरल है, ठीक है। क्या है? भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए, ठीक है। एक इंडिविजुअल की बात किया है। बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। प्रथम गर्भ विलंबित का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चियों का विवाह होता है ना, तो कई सारे मूर्ख मतलब परिवार वाले होते हैं कि मान लीजिए 1 साल शादी के भी नहीं हुए और एक बच्चे की डिमांड, फिर अगली बार दूसरे बच्चे की डिमांड। तो इस चीज को कहना चाह रहा कि मान लीजिए अगर आपकी 1 साल शादी के हो गए हैं तो कम से कम 2 साल वेट कीजिए, 2 से 3 साल बाद बच्चे को जन्म दीजिए, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। कई माताएं आपने देखा होगा वो बच्चे को जन्म के बाद अपना दूध नहीं पिलाती हैं, ठीक है। क्या रीजन है? वो जब कभी वुमेन्स पे पढ़ेंगे ना, और जब भी क्या कहते हैं हेल्थ पे पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी यहाँ पे नहीं बता सकता। फिर वही ज्ञान इथिक्स वाली निकलने लगेगी, खासतौर पर हेल्थ का, तो वह भी नहीं बता सकता। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या सब में पांचों के पांचों ऑप्शन दे रहा है क्या कहीं पे? तो आप देखिएगा कहीं पे भी पांचों ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है। किसी में 1 2 3 4, किसी में 2 3 4 5, और किसी में केवल 1, और किसी में केवल 3 5 आपको दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे जब ऐसे आपको ऑप्शन देता है ना, तो दिमाग में तुरंत बातें ठनकनी चाहिए कि अच्छा 1 2 3 4, 2 3 4 5 और केवल 1, यानी कि अगर हमें केवल 1 पता चल जाए और हमें 2 पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 पता चल जाएगा तो ए भी कट हो जाएगा, 1 पता चल जाएगा तो हमारा एक सी कट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे मैंने कुछ अभी बताया आपको? कुछ भी आपको मैंने नहीं बताया। जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया तो एक काम करो, पढ़ डालो, ठीक। भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से, फिर भी ये विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कुपोषण अपवाद नहीं अपितु तो सामान्य है, और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व मरने वाले 1.3 मिलियन बच्चों में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं स्थायी रूप से उस क्षतिग्रस्त से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्यों एवं पोषकों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने से हो चुकी होती। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। इससे उनको विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। उसकी जीवन शैली उपार्जन क्षमता उनके स्वस्थ समकक्षों से लगभग 1/4 कम होती है। एक बात बताओ, आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या आपको कहीं मिला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र को नियंत्रित करना चाहिए? कहीं देखा भारत सरकार को? नहीं देखा। इसको एलिमिनेट करो। पहला एलिमिनेट किया तो ए सी कट गया, बचा क्या? बी और डी। बी डी में क्या है
कि 2 4 को चेक कर लो, 2 और 4 को, ठीक है, अपने आप, क्योंकि 3 5 तो कॉमन है, तो इसमें हमें सोचना ही, देखो यही चीजें होती हैं कि जो कॉमन है उसको सोचो ही मत, ठीक है, कि 3 ये है 5 ये, इसको नहीं सोचना, हमें केवल 2 4 को देखना है। क्या कहीं पे बालिका के विवाह की बात की गई, कहीं पे प्रथम गर्भ विलंबित करने की बात की गई? सिंपल सी बात बताओ, जिन लड़कियों का विवाह अच्छे घर में होगा, हष्ट पुष्ट होंगी, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया उनको केसर और बादाम का दूध मिलेगा और बढ़िया फैसिलिटीज मिलेंगी, तो बच्चा तो पौष्टिक होगा ही होगा ना। तो ये फिर प्रथम गर्भ और द्वितीय गर्भ की कोई बात ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि किस उम्र में बालिका का विवाह हो रहा, ये भी नहीं दिया है, तो भाई साहब इसको कट करो, सोचना ही नहीं। सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, कहाँ पानी की, पानी से कुपोषण कैसे दूर हो सकता है? मतलब पानी पिलाते रहो कि हाँ एक पानी पी लीजिए वो ज़्यादा सस्ता होता है, मतलब ये तो बेतार्किक बातें हैं, तो आप इसको एलिमिनेट करिए। अब रही बात 3 5 को चेक करना, तो क्या है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए टीकाकरण चाहिए। सिंपल सी बात है, बच्चे को अगर माताएं नवजात शिशु को अगर स्तनपान कराती हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो माँ का जो प्रथम मिल्क होता है ना, वही कायदे से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो जिस बच्चे को नहीं मिलता है वो पूरे जीवन कुपोषण का शिकार रहता है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली में इस समय लेडी इरविन या लेडी हार्डिंग उस कॉलेज में क्या हुआ है कि मिल्क बैंक ओपन किया गया है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जो डस्टबिन में बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर बच्चे मिल जाते हैं, तो उन माँओं को प्रमोट किया गया है कि जो माएँ चाहें तो स्वैच्छिक रूप से अपना स्तन दूध देना चाहती हैं ताकि उस बच्चे की जान को बचाया जा सके, तो दे सकती हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है, तो यही बात है, ये आपका हो गया। चलिए आपका 42 तक हमने क्वेश्चन कवर करा दिया। अगला देखते हैं, चलिए 43, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से आप सोच रहे हो सर सभी क्वेश्चन तो अच्छे हैं, बस आप करा ही रहे हो, आप थके ही नहीं, हम थक रहे हैं। आप भी नहीं थकोगे, जब जोश होता है ना सब कर डालते हैं। फिर कौन से ऐसे सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं जो उपयुक्त परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं? धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझना, दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। अब ध्यान दो, कृषि के संदर्भ धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, ध्यान दो। ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? 2 3 5 1 4 5 2 3 1 4, ठीक है। अगर हमें इस पूरे ऑप्शन में 2 चीजें पता चलना है, तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला पता चल जाएगा तो बी और डी एलिमिनेट हो सकता है, तीसरा पता चल जाएगा तो ए और सी एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, या चौथा पता चल जाए तो हम क्या करें, मोटे तौर पर फटाक से इसको पढ़ डालें, समझ में आ जाएगा। दलहन की प्रजाति पूसा आयर 16 को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों अंततः संपूर्ण भारत में उगाए जा सकने की संभावना है। उसकी उत्पादकता उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक उपयोगी, चूंकि उसके आकार में एकरूपता होगी, उसकी कटाई मशीनों से भी संभव होगी, एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं के लिए एक आकर्षक विशेषता होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आहार का पुआल धान के पुआल के विपरीत हरा होता है और उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। ध्यान दो, मिट्टी में से जोता जा सकता है। अब यहाँ पे आओ, दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। तीसरी बात कह रहा है सही है, ठीक। तो बिना सोचे समझे आपको पता चला कि हाँ तीसरी बात इसमें सही है, तो तीसरी बात जब सही है तो ऑप्शन देखो तीसरा किस में है, ए में है और सी में, तो यानी कि डी कट गया आपका और बी कट गया, सोचना ही नहीं है। अब यहाँ रुकना कि ए में और सी में है तो 2 3 तो कॉमन है ना, तो 2 3 हमें अब चेक ही नहीं करना है, यानी कि हमें दूसरा अब नहीं देखना है, केवल अब 5वां चेक करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे 5वां देख सकते हो, मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक है, इसको बस चेक करना है हमें, ठीक है। चलिए आगे आपको यहाँ क्या मिलेगा, धान के पुआल में अरे क्या हो गया, पेज आगे पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसको भी ना थक रहा है बेचारा, वो भी सोच रहा है कि सुबह से आप हमें परेशानी किए हो। धान के पुआल में परेशानी ये कि सेल खड़ी की मात्रा अधिक होती है और आसानी से उसका अपघटन नहीं होता। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषक को बचे पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटवेटर चलाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेजी से अपघटित हो जाती है। ये कार्य धान के बचे हुए ठंडलों के लिए कठिन है, जिसे आसानी से निकाला वापस नहीं जोता सकता। इसीलिए कृषक साधारणतः इसे जलाना आसान रास्ता चुनते हैं। मतलब ये एक कारण नहीं है,
और इसने क्या कहा है कि प्रमुख कारक है धान जलाने का, सॉरी ठूंठ जलाने का। तो ये बिल्कुल भी नहीं मशीनीकृत खेती, मशीनीकृत खेती थोड़ा ना होती है। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। पांचवा कौन बचा? केवल आपका दूसरा तीसरा, ठीक। पांचवा आपका गलत है, तो अपने आप आपका सी इसका आंसर सही हुआ। क्लियर? चलिए इतने सारे कर लिए, बताओ 43 आपके क्वेश्चन सही हो गए। अब कुछ ही आपके बचे हैं, ठीक है, 9-10 के आसपास देख लेते हैं इनको भी। 44 क्या है? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा जल्दी जल्दी। देखिए अभी एक दो क्लासेस में आपको बस टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। और एक और बात बताएं, 2020 का सबसे टफ पेपर है सी सेट का, खेल नहीं था, है ना। अब वही बात है, ट्रिक्स और टैक्टिक्स पे जो काम करता है उसके लिए सरल होता है, आपकी बार आपके लिए भी सरल होगा। 44 देखते हैं, इसमें हमें पढ़ना है क्या पैसेज? हाँ इसमें पैसेज पढ़ना भी है, चलो छोटा है खैर पढ़ लेंगे। जलाशयों में अधिकतम जल संचयन से होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। जल शक्ति परियोजनाओं पर अत्यधिक, ठीक है। बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्वावस्था दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। भाई बांधों की भूमिका को कम करके अगर आंका जाता है, आप बताओ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे मंदिर ना कहते, भारत के, कहा था ना उन्होंने कि भारत के मंदिर हैं, तो मंदिर जब कह रहे हैं तो मतलब आंका गया इसे बाढ़ नियंत्रण के लिए भूमिका को। तो तीसरा ऑप्शन तो भाई एलिमिनेट कर दो बिना सोचे समझे। तीसरा जब एलिमिनेट कर दिया तो ए बी बचा, यानी कि या तो 2 होगा या तो 1 2 हमें चेक नहीं करना है, केवल एक ही चेक करना है क्योंकि दोनों में, खैर जब आप पढ़ोगे तो सारे अपने आप चेक हो जाएंगे। देखते हैं, भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशय में अधिकतम जल संचयन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो बांधों की संग्रहण क्षमता यहाँ पे बात किया जा रहा है, जिससे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार प्रथा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह और जल को नियंत्रित रूप से छोड़ा भी जा सके, परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों से अधिक जल संचयन कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जलाशयों में अधिकतम जल संचयन से होने वाले भारी जोखिम, क्या ये जोखिम की बात की जा रही है? जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण, ऐसा यहाँ पे कारण दिया गया है का कि हम अत्यधिक निर्भरता के कारण वो हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कहना चाह रहा? परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन, ठीक है ना। जल संचयन की यहाँ पे बात नहीं आ रही, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन होगा एक गलत होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। फिर से मैं इसको बता देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन के रूप में बना है, ठीक है। तो देखिए मोटे तौर पर आपसे ये वाली लाइन, इन्हीं दोनों लाइनों को हमें चेक करना है, ठीक है। पहले इसको हम यहाँ पे इरेज करें। देखिए सिंपल सी बात है, आपसे क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा है कि मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वीकार प्रथा है कि जब भी मानसून ऋतु आए तो जल जो है बांध का उसको कम रखो, ठीक। ये क्या कह रहा? जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम, ठीक, जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। क्या यहाँ पे मानसून वर्ड दिया है? नहीं दिया ना, इसलिए गलत है। अब समझ गए, मानसून यहाँ कंडीशन ही नहीं दी है, यहाँ पे मानसून की कंडीशन नहीं है, ऊपर कंडीशन है, तो इसलिए इस पर सोचना ही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। हमारा क्या ऑप्शन हुआ? बी। आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप ऐसे बोल रहे हो सही है गलत है, आपके आंसर की सही भी है, तो आप किसी भी आंसर की में चेक कर लेना। ऑथेंटिक आंसर की हम यूज करते हैं, और खास बात क्या है कि हम इसमें प्रूफ के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि यूपीएससी की जब आंसर की आती है तो 2 से 3 पैसेज वो अपने मानते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको थिंकिंग नहीं करना है इतना, उनको हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ हमारे गलत ही होंगे। लेकिन एक और यही चीज होती है जीएस को लेकर, जीएस में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी ही मानती है, बाकी वो किसी और के नहीं मानती, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 45, इसको देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और अच्छा क्या लगता है कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
विकास की तलाश में अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए और उसे पुनर्भाषित किया जाए, पुनर्परिभाषित किया जाए। अनिवार्य की बात की जा रही है। ठीक, भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में ना तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया, ना ही उसमें पर्याप्त निवेश किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब भारत की सरेआम बेइज्जती कर रहा है ये। ठीक है, अब पूछा क्या सही बताओ, तो अपने आप लग रहा है कि पहला भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो सही हम कैसे कह देंगे? सही पूछा है तो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अपने आप। खैर इसको हम फिर भी पढ़ेंगे अभी, तो पढ़ के एक बार आपको बता देते हैं ताकि आपको लगे कि ऐसा कैसे सर आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, ना कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। यानी कि स्वरूप तैयार हुआ था ना, सरकार ने यानी कि योजना बनाई थी ना, तो भाई साहब कैसे आप कह सकते हो? दूसरा गलत हो गया, समझ गए। फिर देखो, अतः संकल्पना में रूपरेखा की सीमाएं थी जो बाद में अनुभव से पुष्ट हैं। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं, और इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए। कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है तो उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है, तो इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, मतलब इन समस्याओं का निराकरण। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या कह रहा है। विकास की तलाश में अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए, मतलब कि राज्य को आर्थिक रूप से भूमिका निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए, यानी कि निजी बात कर रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं गया। ठीक है, तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब हमने देखो इसको पढ़ लिया है तो हमें पता है ये वाला हमारा आसानी से हो जाएगा। कैसे? उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है, ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके तथा इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। कहीं पे इसने ये कहा है कि हमें विश्व की अर्थव्यवस्था से तुलना करनी चाहिए, केवल भारत पे सेंट्रिक है, तो विश्व का मतलब ही नहीं। तो इसको काटो यहाँ से, पहला कटेगा आपका, तो देखो आपका सी भी कट गया। ठीक है, अब ये 2 कट गए। अब देखो, आर्थिक उदारीकरण से बृहद आर्थिक वृद्धि होगी, बृहद आर्थिक वृद्धि मतलब बहुत ज्यादा, जिससे दीर्घ काल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। ऐसी बात ने थोड़ा ना यहाँ पे कह रहा भाई। ठीक है, बृहद नहीं हो सकता, कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होती। तो इन्हीं वर्डों को आपको छाटना और इन वर्डों को लिख लीजिए कहीं पे। बृहद, ये काम आप करिए, बृहद, अनिवार्य, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? डी। और इसका भी ऑप्शन क्या था? डी। ठीक है, कुछ बच्चे डर जाते हैं कि डी होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। 46 तो हमने कवर करा दिया आपका। यहाँ पे तो मैथ रीजनिंग है, ये तो आपका है नहीं, ये भी मैथ रीजनिंग, ये तो इंग्लिश का है। ठीक है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी मैथ रीजनिंग है पूरा। चलिए ये भी मैथ रीजनिंग है 60 तक। ठीक है, अच्छा ये देखिए आपका मिला। ठीक है, तो अब इसे ही देख लेते हैं, बस 5-6 और बच्चे हैं, इनको और कवर कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 62 तक पहुंच चुके हैं, है ना। सारे इतने ही थोड़ा ना होंगे, बहुत सारे हमने कर लिए। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करना है। इसमें भी क्या करेंगे? पैसेज को ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उपयुक्त परिच्छेद से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही। अरे बाबूजी, बेचारा परेशान है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, और आप कह रहे हो शशिकांत दास जी कुछ कर ही नहीं पा रहे। गलत है, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो गलत हो गया। दूसरा देखो, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की। अरे भाई साहब, बहुत सुधार किया है, अपने मन से ऐसे कह दोगे आप कि कोई सुधार नहीं किया। भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है, इसको रुकना पड़ेगा। औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। अच्छा, मतलब औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश दे दें और बैंक से फिर वो लोग ऋण लेंगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अपने आप ये तीनों हमें लग रहा है एक्सट्रीम है, तीनों एलिमिनेट कर देंगे। सी हमें लग रहा, फिर भी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा पैसेज है। देखो, औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया है। इसमें कमी गंभीर चिंता का विषय, इसमें कमी काफी गंभीर चिंता का विषय। देखो ये मिस प्रिंट है। ठीक है, क्योंकि ऋण का प्रसार निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। अब निवेश को पुनर्जीवित, जब ऋण ही नहीं होगा तो कैसे निवेश होगा? समस्या के उद्गम पिछले 25 वर्षों के अपूर्ण सुधारों में नहीं थे। 1991 के सुधारों के उपरांत बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना के संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए था। ध्यान दो, संस्थागत परिवर्तन चाहिए था,
अब यहाँ पे देखो कहीं पे संस्थागत दिया है, नहीं दिया है, इसमें दिया है, यानी कि संस्थागत प्रक्रिया नहीं हुई इसलिए दिक्कत हुई। तो संस्थागत वर्ड है तो भाई साहब सी तो टच कर रहा है, मतलब वही है ना, थोड़ा सा मैच कर लो उससे। तेजी और मंदी वाली एक बाजार व्यवस्था में बैंकों को स्थापित करने में उसने असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, हम इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कमजोर हानि में रहने वाले बैंकों को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या ऐसी कोई यहाँ पे बातें कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1991 के बातों पे डिटेल किया ही नहीं है ना, इस पे भी बात नहीं डिटेल से की। सिंपल सी बात है, संस्थागत प्रक्रिया पे पूरा ये कॉन्सेप्ट प्रेरित था। ठीक है, तो 61 का आपका क्या हुआ? सी, ज्यादा नहीं सोचना है। चलिए अगला देखते हैं, काफी अच्छा है अगला आर्टिकल, काफी अच्छा है, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, उत्सर्जन को 33% घटाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना असंभव है। प्राप्ति नहीं कर सकते, मूर्ख समझ रखा है क्या भारत को? हटाओ इसको। भारत इतना बेचारा मेहनत कर रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ सकें, ये और नहीं तो क्या है। देश बदल रहा है, डिजिटल इंडिया आ गया। हम आज क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को वो कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आ गए, सोलर अलायंस बना लिया, और आप ऐसी बातें करोगे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। ऐसे बोला करो मन ही मन में, बड़ा अच्छा लगेगा, मजे में देखो पढ़ोगे, कभी बोर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही बात है। दूसरा देखो, भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने के बजाय गैस का आयात करना चाहिए। हद है भाई, फ्रांस का बेचारा नाराज हो जाएगा। आप लोग भी मतलब नहीं सोचते हो, नवीकरणीय संसाधनों बजाय हम इतना सब कुछ कर लिए, सोलर पैनल बना लिए, गुजरात में सबसे बड़ा बना दिए, आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए। बोर कर देते हो, गलत हो गए। देखो यही होता है, सिर्फ बिना पढ़े, कहते ना बिना किसी के लब बोले पता चल जाता है कि सैंडल चलने वाली है कि यस होने वाली है। ठीक है, तो वही बात। सी देखते हैं, नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है, इस पे रुकना है। भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करने चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक, तो अब सी डी पे हम रुकते हैं। ठीक, अब ऊपर चेक करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन कह रहा भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। जब संभावना विशाल है तो हम क्यों कहते हैं कि भाई हट जाएं, है ना। पहले बात एरेज हो गया। हम सभी ये अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने फॉसिल ईंधनों को जलाने को रोकना होगा। ठीक, परंतु कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहे। भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के अपने लक्ष्य में दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है, और उस दिशा में उसने गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक सशक्त प्रोत्साहन दिया और नवीकरणीय ऊर्जा भारी निवेश किया है। अब निवेश किया है और तुम कह रहे हो निवेश मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में, अब जब तकनीक अभी तक तैयार नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। अब समझना है यहाँ पे, ये लाइन को उठाओ, हिचकिचाना का मतलब, ठीक है, और इस लाइन को उठाओ लागत चक्रों का, कि जब बड़े लोग अभी हिचकिचा रहे हैं और उस पे अभी भी लागत वक्र ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने अचानक से केवल और केवल इसी को कह दिया तो अपने आप सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे। जब तक हम निवेश नहीं करेंगे, जब तक बनाएंगे नहीं, तो अपने आप सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे, और जब सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा को धीमे धीमे लाने की आवश्यकता है, न कि इतनी जल्दबाजी से। तो आप बताइए, ये अपने आप सही हो गया क्या? प्राकृतिक गैस की खोजने की यहाँ पे बात हुई है? नहीं है। इसने क्या दिया है कि उस दिशा में उसने गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, दोनों चीजों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम केवल और केवल प्राकृतिक गैस पर ध्यान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए, आपको समझ में आ गया कि हाँ सी ऑप्शन है। हाँ, अगर इसमें अगर ये होता कि सी और डी दो ऑप्शन, तो दोनों हम सही करते। फिर क्लियर। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब बात आती है 63, इसी से संबंधित है, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। क्या है देखो आराम से ध्यानपूर्वक, 2030 तक उत्सर्जन में 33% कटौती की भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। अरे प्रभु, पहली लाइन में कह दिया है कि भारत सरकार 30 तक उत्सर्जन को कम करने अपने लक्ष्य से दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है तथा उस दिशा में गैस आधारित को प्रोत्साहन दिया और नवीकरणीय को में भी निवेश की बात की है। तो केवल इसमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था थोड़ा ना है, तो ये आपका कट गया। क्लियर, तो ये आपका कट गया, तो सी कट गया ना, बी भी आपका कट गया। ठीक,
अब देखो यहाँ पे सरकार प्रायः ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। सरकार की यहाँ कहीं बात आई है क्या कि सरकार पैसा लगाएगी? किसकी बात आई? व्यापारी घरानों की, उनकी बात है, सरकार की बात नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। क्या ऑप्शन हुआ आपका? डी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने 63 को भी कवर कर लिया। चलिए फटाक से 64 को भी देखते हैं, क्योंकि अब आप बहुत जल्दी जल्दी कर चुके हैं, इतने सारे तो आपको पता है। ठीक है, देखते हैं 64 क्या कहता है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पादप पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे पौधों को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव लग रहा, हमें लग रहा सही होगा। ठीक है, तो जब दूसरा सही होगा तो डी तो अपने आप नहीं होगा, तो हम इन तीनों को चेक करते हैं। क्लियर। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पादप। अब यहाँ पे ऊपर की लाइन चेक करो। अब जहां ऊपर आप चेक करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है। ध्यान देना, जीनोम संपादन की बात हो रही है और ये जीनोम रूपांतरण से भिन्न है। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने से संबंधित है जिसको परिवर्तित किया जा सके, जिससे रोग की भेद्यता कम की जा सके या कुछ शाकनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके या उत्पादकता बढ़ाई जा सके। शोधकर्ता जीनोम का विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची का उपयोग करते हैं और इसकी मरम्मत करते हैं। Cas9 आप पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए Cas9 ये पूछा है और 2019 में क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम में Cas9 पे। प्राकृतिक प्रक्रिया जो पादप रोगों के अनुक्रमण के अधीन होने पर नए उत्परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती, जो कि उस पादप को भविष्य में होने वाले आक्रमणों से बचे रहने में सक्षम बनाती। अब जबकि प्रयोगशाला में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है, ध्यान दो, संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप में परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सृजन किया जा सकता है। इस विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से तेजी लाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पादप पर जीनों के स्थानांतरण करने की आवश्यकता नहीं होती। हम बस वहां पे जहां गलती होती है वहां पे उसको कट कर देते हैं और उससे हम जीनोम संपादन बना देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि जीनों को सही रूप में प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राकृतिक वर्ड आया है आपका आणविक कैंची में, ये प्राकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे इसके सही हैं। बिना सोचे समझे इस पे आप ऑप्शन अपना सी लगा दीजिए। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए, 64 का सी। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब हमारे दो बच्चे हैं, मतलब 65 और 66। ठीक है, क्या है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी एवं जलमल के लिए अलग अलग नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी और जलमल के लिए अलग नहीं है। ऐसा कहाँ है? ऐसे तो फिर लोग बारिश में नहाए ना झमाझम, कि बारिश के पानी में पोटी वाला भी पानी एक साथ मिला दिया जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, अलग अलग है दोनों चीजें। तो ये तो आपका कट गया। ठीक, शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं विधायी शक्तियां नहीं है। हद करते हो भाई, दिल्ली सरकार इतनी सफाई रखी हुई है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप दिल्ली की बड़ी बुराई करते हो, तो आज भाई चलो हमने तारीफ कर दी। ठीक है ना, मतलब दिल्ली अच्छी दिल्ली है, दिल है, दिल वालों की दिल्ली है। ठीक है, वैसे भी दिल्ली दिल वालों की ही है। ठीक है, तो आप देख लिए कि भाई दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो आपका चांदनी चौक कितना अच्छा पुनर्नवीनीकरण करा दिया गया। घूमिए लाल किला से लेके चांदनी चौक तक। ठीक है, अभी मोदी जी का भाषण भी आएगा 15 अगस्त को, मित्रों भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो दूसरा नहीं सही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। कुछ अच्छा लग रहा है। हमारी नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट एवं जलमल प्रणाली और खराब प्रबंधन हमारे शहरों में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। ऐसा थोड़ा ना है, रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। ठीक है, चेक करते हैं 65 को। ठीक है, क्या कह रहा, बहुत से लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य का संबंध ठोस कचरे के अपेक्षित ढेर के परिणाम के रूप में समझते हैं, जो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का घर बनते हैं। किंतु एक दूसरा पक्ष भी, ये ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है कि हम समझते हैं सब कुछ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ही है। दूसरा क्या है कि जिसे सही रूप से नहीं समझा जाता कि क्या परिणाम होता है कि जब अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही जल निकास व्यवस्था खराब होती है और असंसाधित जलमल को बारिश के पानी को ले जाने वाले नालों में छोड़ दिया जाता है। ध्यान दो, यानी कि नाले दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन उनको एक साथ छोड़ दिया जाता है। ठीक, उसका परिणाम होता है नालों का अवरुद्ध हो जाना, जिनसे रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं,
फिर रोज रात को आपकी पप्पियां लेते हैं, ठीक है, वही बात है। तो सिंपल सी बात है, उसको सोचना ही नहीं है। अब एक बात बताओ मोटे तौर पर, नगर पालिका की कहीं बात हुई है? नहीं हुई है। स्थानीय निकायों की बात हुई है? नहीं हुई है। जल अलग अलग नहीं है, इसकी बात हुई है? हुई है। लेकिन उसमें क्या कहेगा? अलग अलग है, तभी जाके मिलते हैं। तो ऑप्शन ए कट गया, बचा कौन? सी। अब बचा क्या? केवल एक क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट है, उसको भी कवर करते हैं और इसको कवर करने के बाद फिर हमारी पूरी क्लास कवर हो जाएगी, ठीक। क्या है कि उपयुक्त परिच्छेदों के संदर्भ में राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान में देखो, राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको पता है करता है, इतना तो हम समझते हैं कि जब 3 तलाक तो करवा दिया, समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती, ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? मौलिक अधिकार ही है धार्मिक स्वतंत्रता, ये कट हो गया। किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं। अच्छा, किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं, मतलब राज्य के कानून के अगेंस्ट हैं वो, ऐसा थोड़ा ना है, राज्य उनको ध्यान में रखता है। क्लियर? तो अब इसको आप पढ़ो फटाक से, क्योंकि लास्ट है, पढ़ लेते नहीं तो फिर आप लोग को बताओ सर ने आपने पढ़ा नहीं। संविधान के भाग 3 में जो जन साधारण को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है, 25 घोषणा करता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन इस बात पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। इस उद्घोषणा को इन शब्दों वाला उपसर्ग लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्तें निर्धारित करता है। इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं। भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर, ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, प्रधानता मिलती है। समझ गए? यानी कि मौलिक अधिकारों, उन अन्य मौलिक अधिकारों, विधि के समझ समता का अधिकार एवं स्वयं विधियों के भी समान संरक्षण का अधिकार है, जिनका प्रारंभ में आश्वासन है तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि अन्य बातों के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अब यही बातें आप देख लो, सारी बातें इसमें दे दी। ठीक है, आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित है, नहीं भाई। ठीक है, नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती है। नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आती, ऐसा कैसे? मौलिक अधिकारी की बात कर रहा है, हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही बात। हस्तक्षेप नहीं करेगा तो गलत बात है ना, लोक व्यवस्था पे कर लेगा। बाकी आपके क्वेश्चन नहीं है, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने आपकी पूरी की पूरी ये सब क्लास कवर करा दी, यानी कि 2020 का आपका कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पेपर कवर हो गया है। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। हमने लगभग आप देखिए 1.5 घंटे के आसपास पूरी क्लास कवर की है। सोचो तब जब हमने आपको ढेर सारा समझाया है, तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे कि इसको हम 50 मिनट में भी कर सकते हैं, 40 मिनट में भी कर सकते हैं, यानी कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। तो इसलिए आज आपने क्लास देखी है, इन पेपर को देखिए, PDF हमने भेजी उनको देखिए। ठीक है, एज्यूम करिए क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है। कल सुबह आपको इसी से रिलेटेड 5 पैसेज मिल जाएंगे, उनके क्वेश्चन आपको बताने के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो फिर देरी किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में कुछ 2019 के कॉम्प्रिहेंशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।